नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा पॉडकास्ट वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी के साथ देखा होगा, जो आज़ाद हिंदुस्तान के ऐसे किस्से जो आपने शायद नहीं सुने होंगे। नेहरू से लेकर मोदी तक, इंदिरा गांधी के किस्से, नेहरू के किस्से, वाजपेयी के किस्से, आज़ादी के किस्से, गांधी के किस्से, हर कुछ उस पॉडकास्ट में शामिल है। सईद नकवी साहब 75 साल हिंदुस्तान के साथ साथ बड़े हुए हैं। उनकी बात सुनिएगा यदि आपने अभी तक नहीं सुना। बेहद खूबसूरत पॉडकास्ट है, बहुत खूबसूरत इंटरव्यू है और बहुत इंटरेस्टिंग बातें सईद नकवी साहब ने की है, तो वो जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं आज के कार्यक्रम की, आज के वीडियो की। संसद में हंगामा हो रहा है मनरेगा के नए नाम को लेकर। सरकार ने जो मनरेगा योजना चल रही थी, महात्मा गांधी के नाम पर रोजगार योजना चल रही थी, उसका नाम बदलकर उसमें जी राम जी शामिल कर लिया है और इसको लेकर हंगामा बरपा हुआ है। विपक्ष जो है, कल जब संसद में उस बिल को पेश किया गया चर्चा के लिए, तो उस पर काफी हंगामा हुआ है। सबसे बड़ा हंगामा तो इसी बात को लेकर है, नाम को लेकर, कि उसमें जी राम जी शामिल कर लिया गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि उसमें से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है। सरकार ने अपनी योजना के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा की कि क्या क्या सुधार उसमें किए गए हैं, लेकिन कोई कारण नहीं बताया गया है कि महात्मा गांधी का नाम हटाने की जरूरत क्या थी। क्या इस योजना में जो बदलाव सुधार किए जाने थे, वो बदलाव महात्मा गांधी के नाम के साथ नहीं हो सकते, जबकि महात्मा गांधी का नाम ग्रामीण रोजगार के साथ, ग्राम स्वराज के साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने तर्क दिया कि राम जी उसमें शामिल किया गया। हालांकि वो राम जी भी ऐसे शामिल किया कि राम जी को भी शायद ना पता पड़े। कुल मिलाकर इधर उधर करके एक्रोनिम बनाने के लिए, जी राम जी बनाने के लिए इस तरह से नाम को बना दिया गया। लेकिन क्यों ऐसा किया गया? महात्मा गांधी के नाम में क्या आपत्ति है? ये बड़ी आपत्ति थी विपक्ष की, और वो समझती है, उसका आरोप है कि विपक्ष का आरोप है लगातार कि सरकार गांधी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। गांधी के नाम से वो नाराज रहती है, इसलिए गांधी का नाम हटाया जा रहा है। बीजेपी कह रही है भाई गांधी के पूज्य है राम जी, तो राम का नाम लगाने में क्या आपत्ति है। मसला ये नहीं है, मसला मेरा दूसरा है। ये तो होगा ही कि गांधी की नाम की बजाय गांधी वर्सेस वीर जी राम जी जो किया गया है, उसके क्या कारण है और सरकार के पास क्या तर्क है। सरकार ने कोई तर्क इसका नहीं दिया, ठोस तर्क, कि गांधी का नाम हटाने की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरी बात, जो इस योजना में बड़ा काम किया गया, सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि इसको 100 दिन की बजाय 125 दिन की गारंटी योजना कर दी गई है। पहले जो मनरेगा है उसमें 100 दिन की गारंटी थी रोजगार की, अब 125 दिन कर दी गई है। ये बड़ा काम इसमें किया गया है, यानी ज्यादा लोगों को ज्यादा रोजगार मिल सके। लेकिन क्या बड़े बदलाव किए गए? इससे पहले बात करते हैं नाम को लेकर। ये सरकार जब से आई है तब से नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है। पिछली सरकारों के जो नाम थे, योजनाओं के नाम थे, उन योजनाओं को बदला गया। वो चाहे स्वच्छ भारत योजना हो, निर्मल जल योजना हो, और तमाम तरह की योजनाएं हैं, उनके नाम बदले गए। उससे पहले भी देश में शहरों के नाम बदलते गए। बॉम्बे से मुंबई हो गया, मद्रास से चेन्नई हो गया, कलकत्ता से कोलकाता हो गया, इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, मुगल सराय से दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया, और तरह के राजीव गांधी चौक हो गया, कनॉट प्लेस से कस्तूरबा गांधी मार्ग हो गया, करजन रोड। तो ऐसे तमाम नाम लगातार बदले जाते रहे हैं। पिछली सरकारों ने भी बदले, इन सरकारों ने भी बदले। लेकिन उस समय कुछ कारण थे कि अंग्रेजों के नाम थे, उनको बदला गया। फिर औरंगजेब का नाम था यहाँ पर औरंगजेब रोड, तो उसको बदल के एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। ऐसे नाम लगातार चलते रहे। सरकारी योजनाओं के नाम भी अक्सर बदल दिए जाते हैं ताकि नई पैकेजिंग के साथ नाम आए। अब मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी योजना कर दिया गया है। तो क्या योजनाओं के नाम बदलने से, स्थितियां बदलने से, शहरों के नाम बदलने से कुछ बदल जाता है? क्या इलाहाबाद प्रयागराज हो गया तो बहुत कुछ बदल गया है? या कनॉट प्लेस राजीव चौक हो गया, या इंदिरा चौक हो गया अंदर के सर्किल, तो उससे कोई बहुत बड़ा बदलाव हो गया? बॉम्बे के मुंबई बन जाने से, मद्रास के चेन्नई बन जाने से, बेंगलोर के बेंगलुरु हो जाने से कोई बड़ा फर्क पड़ा है? ट्रैफिक की परेशानी से तो बेंगलुरु आज भी जूझ रहा है, जिसके सरकार को कोई समाधान रास्ता नहीं निकल कर आ रहा, क्योंकि रास्ते इतने जाम है कि शायद रास्ता ही नहीं निकल पा रहा बेंगलुरु में। कर्नाटक सरकार को कैसे उस जाम को खत्म किया जाए?
तो एक मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा है कि जब इतनी बड़ी योजना है तो क्या इस पर सरकार ने सब लोगों के साथ विचार विमर्श किया था? क्या विपक्षी दलों के साथ विचार विमर्श किया गया था? अगर नहीं किया गया है, यदि सरकार ने नया बिल रखा है, तो क्या इसे फिर स्थायी समिति या संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए ताकि उस पर विचार हो सके? इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं जिसको लेकर विपक्ष की आपत्ति है। एक बड़ी आपत्ति तो यह है कि ये योजना अब पहले जो ग्राम स्वराज को लेकर थी, लोकल लेवल पर थी, पंचायतों को लेकर थी, राज्य सरकारों की डिमांड बेसिस पर थी, उसको अब सेंट्रल डिजाइन पर कर दिया गया। मतलब केंद्र सरकार अपने कार्यक्रम तय करेगी, उनको राज्य सरकारों को चलाना है, उसको गांव की जो पंचायतें हैं उनको एग्जीक्यूट करना है। पहले ये डिमांड बेस था, अब ये प्लान बेस हो गया है। सरकार का कहना है कि इसको प्लान करने से ये फायदा है कि उसका जो पैसा है वो ठीक से काम आ पाएगा और बजट का जो एग्जीक्यूशन है, बजट का जो आवंटन है वो भी ठीक से हो पाएगा। क्या ये बात ठीक है? एक बड़ी बात ये हुई है। दूसरा, इसके शेयर में बदलाव कर दिया गया। पहले करीब करीब ये 100% योजना सेंट्रल स्पॉन्सर थी, जिसमें 90% पैसा करीब करीब केंद्र सरकार का तरफ से दिया जाता था, क्योंकि 100% योजना मजदूरी का पैसा सरकार देती थी और लागत का पैसा कुछ वो देती थी राज्य सरकारें 25%। तो कुल मिला के 90% 90-10 का रेशो होता था। मतलब 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी, 10% पैसा राज्य सरकार देती थी। लेकिन अब इसको बदलकर 60% और 40% कर दिया गया, यानी केंद्र सरकार 60% पैसा देगी और राज्य सरकारें 40% पैसा देगी। तो क्या जो बोझ से दबी हुई हैं राज्य सरकारें, कर्ज से बची हुई, वो 40% पैसा देने के लिए तैयार होंगी? क्या वो पैसा देंगी? और वो भी तब जब उस योजना का नियोजन, उस योजना का आयोजन, उस योजना का प्रयोजन, उस योजना के नीति निर्माण केंद्र सरकार कर रही हो। क्या कोई केंद्र सरकार की योजना को राज्य सरकारें चलाएंगी? दूसरी बात, उसके आवंटन में एक बारीक बात की गई है कि वो फैसला केंद्र सरकार करेगी कि बजट एलोकेशंस कैसे हो रहा है। तो क्या इसमें कोई भेदभाव की आशंका बनी रहती है? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसको लेकर भी बात लगातार होती रहनी चाहिए कि क्या हो रहा है। अभी जब बिल पास हो जाएगा, जब बिल पर चर्चा होगी, तो इस पर हो सकता है कि बात हो। जब हिंदुस्तान के इतने बड़े हिस्से के लिए ये योजना बन रही है तो उस पर ज़्यादा विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। मनरेगा को देखें, 2005 में ये योजना शुरू हुई थी, तो हर हाथ को काम और हर काम को दाम, पूरा दाम मिले, ये योजना थी। और गारंटी की तरह से योजना दी गई थी। ग्रामीण रोजगार के लिए योजना दी गई थी, हर परिवार को कुछ ना कुछ काम मिल पाए, ये काम किया गया। और यदि कोविड का काल देखें भारत का, तो उसमें ग्रामीण इकोनॉमी को, ग्रामीण व्यवस्था को बचाने में मनरेगा ने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया था। अब सरकार जब 125 दिन की बात कर रही है तो थोड़ा सा एक हिस्सा और देख लेते हैं कि क्या इसका एग्जीक्यूशन लेवल है। अभी केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक जवाब दिया जिसमें बताया गया कि औसतन मनरेगा में 50 दिन का रोजगार दिया गया। औसतन 50 दिन, यानी जब 100 दिन का रोजगार की गारंटी दे रखी है, तब भी राज्यों में, केंद्रों की इस योजना में 50 दिन का काम मिला है। तो 125 दिन बढ़ा देने से क्या होगा? पहले तो सरकार इसको 100 दिन के एग्जीक्यूशन लेवल पर लेकर आना चाहिए था उसको, कि कैसे एग्जीक्यूट किया जाए और 100 दिन रोजगार मिल सके। वो 50 दिन, ये केंद्र सरकार का जवाब है राज्यसभा में। दूसरा, उसी संसद में सरकार ने जवाब दिया है कि 9,700 करोड़ रुपए बच गए हैं इस योजना के पिछले सालों, यानी उस योजना का पूरा पैसा भी खर्च नहीं किया गया, यानी उस योजना को ठीक से क्रियान्वयन नहीं किया गया, यानी कि उस योजना का ठीक से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ और लोगों को उसका पूरा फायदा नहीं मिला। करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए तो बचे हुए हैं, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। रोजगार जो मिल रहा है वो 50 दिन का मिल रहा है। ये सब सरकारी आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा, लीकेज की बात हो रही है तो करीब करीब 200 करोड़ रुपए का लीकेज हुआ। हालांकि लीकेज पे सरकार ने बड़ी रोक लगाई है और अब डिजिटलाइजेशन हो गया है, डिजिटल तरीके से पेमेंट हो रहा है, तो ज़्यादातर पेमेंट मजदूरों के पास, काम करने वाले लोगों के पास सीधा सीधा पहुंच रहा है। पहले वो पैसा सीधा पहुंचता ही नहीं था, बहुत सारे लोगों के पास नहीं पहुंचता। योजना में जो गड़बड़ी है उसमें बताया गया कि जो हाथ से काम करने की यह योजना है कि हर एक मजदूर को मिले, तो वो ठेकेदार और सरपंच जो मिलकर, या जो भी लोग उसकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, उन्होंने मशीनों से वो काम करवा दिया। कई बार वो काम हुआ, कई बार काम वो नहीं हुआ। ये सारे लीकेज भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
सरकार ने पश्चिम बंगाल के 19 ज़िलों में इसकी गड़बड़ी की बात भी की गई है। लेकिन उसी में सबसे पहला जो आंकड़ा है ऑडिट रिपोर्ट का, उसमें बताया गया कि गुजरात में 71 करोड़ रुपए का लीकेज मिला है, दाहोद जिले में। कुल मिलाकर 23 जिलों में 23 राज्यों में इस योजना में लीकेज पाया गया, 28 में से 23 राज्यों में। तो लीकेज रोकने पर सरकार जो काम कर रही है वो इसका एक बेहतर पक्ष हो सकता है। 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया गया, वो भी बेहतर पक्ष हो सकता है। लेकिन क्या 100 दिन भी काम मिल पा रहा है? 50 दिन जब काम मिल रहा है तो 125 दिन का काम कैसे मिलेगा? केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन होगा और केंद्र बिना किसी भेदभाव के राज्यों के पास कैसे पैसा पहुंचाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। केवल नाम बदलने से काम नहीं चलेगा और इसका जवाब भी सरकार को देना ही चाहिए कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया। क्या महात्मा गांधी के नाम के साथ इस योजना में पूरे जो सुधार सरकार करना चाहती थी वो नहीं किए जा सकते? क्या सरकार का कहना है कि वो नई योजना है? क्या सरकार इसे नई योजना के तौर पर पेश कर रही है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। संसद में जब चर्चा होगी तो हो सकता है इन सवालों का जवाब सरकार दे और एक बेहतर योजना के साथ आए। बेहतर तो होता कि सरकार इस पर पहले विचार विमर्श करती या अभी इसको स्थायी समिति को भेज दिया जाए बिल्कुल जल्दी में पास कराने की बजाय। लेकिन ऐसा फिलहाल दिखता नहीं है। देखते हैं क्या होता है संसद में। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम, शुक्रिया।